नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं विशेष सीरीज, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। उसी क्रम में आज हम विज्ञान विषय के अगले टॉपिक, जिसका नाम है मानव नेत्र, के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड वह प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मानव नेत्र। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल पर? याद रखिए कि मानव नेत्र के जो है रेटिना या दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। परितारिका जो है, नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसे परितारिका नियंत्रित करती है। आइरिस भी कहते हैं उसको, आइरिस यानी परितारिका। इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आंखों के रंग के लिए नेत्र का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो वह आइरिस ही है। आइरिस यानी कि परितारिका, जो आंखों के रंग के लिए नेत्र का जो है आइरिस नामक भाग ही उत्तरदायी होता है। तो इसमें नीचे स्पष्टीकरण भी दे रखा है, देखिए कि आइरिस में रंजक मौजूद होते हैं जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग तय करते हैं। काली, भूरी या नीली कैसी आंखें होंगी? अगला प्रश्न है, नेत्रदान के समय आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? यानी कि जब आंख आप जो डोनेट करते हैं तो कौन से भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो कार्निया का। प्रश्न यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जो है चैप्टर के शुरुआत में शामिल करने का प्रयास है हमारा, ताकि आप उनको स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लें। तो कार्निया जो है, केवल जो बाहरी झिल्ली होती है उसका प्रत्यारोपण किया जाता है नेत्र दान के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला ऐसा ही प्रश्न आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि गाड़ी के जो कांच होते हैं उसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वहां भी जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है गाड़ी के कांच में पीछे देखने के लिए। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो हमारी आंख का रेटिना होता है, तो आंख के रेटिने पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य युवा आंख के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो दूर बिंदु का कोई निश्चित नहीं है, अनंत पर। दूर बिंदु की कोई समय सीमा नहीं है, तो इसके लिए यहाँ आंसर होगा अनंत। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह वाला है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो पक्षमाभि पेशियों के द्वारा जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पक्षमाभि पेशियां सिकुड़कर या फैलकर क्रिस्टलीय लेंस की वक्रता और फोकस दूरी को बदलती हैं। आंख के लेंस और रेटिना के बीच के स्थान में भरे द्रव को क्या कहते हैं? काचाभ द्रव। काचाभ द्रव भरा होता है आंख का जो लेंस होता है और रेटिना जो होता है उसके बीच में। इसमें याद रखिए, स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि क्रिस्टलीय लेंस और रेटिना के बीच खाली स्थान में पारदर्शी जेली जैसा द्रव भरा होता है, जिसे काछाभ द्रव कहते हैं। निकट दृष्टि दोष सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इस टॉपिक का।
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहाँ की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। याद रखिएगा, यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष का नाम है। मायोपिया में व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं उसे धुंधली दिखाई देती हैं। तो इसमें उल्टा क्रम चलता है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का तो दिखाई देता है, लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। तो जो भी दोष का नाम आए, ठीक उसके अपोजिट उसका आंसर होता है। जैसे अब यहाँ पर प्रश्न दे रखा है निकट दृष्टि दोष मायोपिया, तो मायोपिया में अब निकट दृष्टि दोष है, तो अब व्यक्ति सोचता है कि निकट का दिखाई नहीं देता होगा, जबकि इसका अपोजिट होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं और पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि निवारण, तो निकट दृष्टि का निवारण कैसे किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, दीर्घ या दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वृद्धावस्था में होने वाले दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? जिसमें दोनों ही वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, तो उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो जिसमें जरा दृष्टि दोष में जो है दोनों ही वस्तुएं ना तो पास की और ना ही दूर की साफ दिखाई देती है। अगला प्रश्न, जरा दूर दृष्टिता के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाई फोकल लेंस जिसको हम कहते हैं, बाई फोकल लेंस में ऊपर अवतल लेंस दूर की दृष्टि के लिए और नीचे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अंबिदुक्ता दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता दोष जो है उसको दूर करने के लिए। अगला है मोतियाबिंद की स्थिति में आंख का लेंस कैसा हो जाता है? धुंधला या दूधिया हो जाता है। आंख का लेंस जो है धुंधला या दूधिया हो जाता है। निकट दृष्टि दोष होने का प्रमुख कारण क्या है? लेंस की वक्रता का अधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, फोकस दूरी का घट जाना। इन सभी कारणों से निकट दृष्टि दोष होता है। लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाती है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और फोकस दूरी का घट जाना। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के सापेक्ष कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। दूर दृष्टि दोष यदि किसी में है तो प्रतिबिंब रेटिना के सापेक्ष बनता है। अब दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, ये प्रश्न है और इस पर विचार कीजिए। दूर दृष्टि दोष, तो क्या अर्थ होगा इसका? कि दूर का तो दिखाई देता है लेकिन निकट का दिखाई नहीं देता है। अभी निकट दृष्टि दोष में मैंने आपको बताया था, इसमें अपोजिट चलता है, उल्टा। दूर दृष्टि दोष में दूर का तो दिखाई देगा लेकिन निकट का दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार अपोजिट होगा, ये याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के सामने या आगे बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। श्वेत प्रकाश जो होता है, सफेद प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होने की जो घटना कहलाती है उसको प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। क्या कारण होता है बैंगनी रंग के विचलन का? ये देखिए स्पष्टीकरण दिया हुआ है उत्तर में नीचे कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। कौन सा रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की, जिससे कांच में इसकी गति सबसे कम होती है और यह सबसे अधिक झुकता है यानी विचलित होता है। अगला प्रश्न, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो प्रिज्म से गुजरने पर लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होता है।
क्यों? क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है और क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य भी जो है सर्वाधिक होती है, इसका इसलिए जो है इसका विचलन कोण सबसे छोटा बनता है। इसलिए प्रिज्म से गुजरने पर लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। तो ये दोनों कलर आपको याद रखने हैं। लाल रंग में सबसे कम विचलन होता है और बैंगनी रंग में सबसे ज्यादा। बैंगनी रंग में सबसे ज्यादा विचलन होने का क्या कारण है? नीचे यहां दे रखा है कि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो न्यूनतम होता है और तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। ठीक है ना? तरंग दैर्घ्य कौन से रंग की सर्वाधिक होती है? लाल रंग की। इस कारण से जो इसका सबसे कम विचलन होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अब कितनी होती है? तो यहां पर देखिए नीचे स्पष्ट किया गया है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य 700 nm दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की 400 nm से भी कम होती है। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस रंग की आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक होती है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो बैंगनी रंग की सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रिज्म का ऐतिहासिक प्रयोग सर्वप्रथम किसने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था? आइजैक न्यूटन ने। किसने? सर आइजैक न्यूटन ने 1665 में प्रदर्शित किया था कि सूर्य का श्वेत प्रकाश वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बना है। किसने बनाया बताया था? ये आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है? अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। इसके कारण जो इंद्रधनुष बनता है। वर्षा की बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, जो प्रकाश को अपवर्तित, विक्षेपित तथा आंतरिक रूप से परावर्तित करती हैं। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष की दिशा। प्रश्न है, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की किस दिशा में बनता है? तो सही उत्तर है सूर्य की विपरीत दिशा में। देखिए बिल्कुल कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार जो है ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो बच्चों को अपने ऊपर ही हंसी आती है, कितना इजी क्वेश्चन है और मुझे याद ही नहीं है किस दिशा में जो है सूर्य की इंद्रधनुष बनता है। तो सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है, यानी दर्शक की पीठ सूर्य की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि वो परावर्तित प्रकाश की परिघटना है। यदि हम देखेंगे जब भी इंद्रधनुष को, तो हमारी पीठ जो है सूर्य की तरफ होगी और सामने की ओर इंद्रधनुष बनेगा। कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म के दो अपवर्तक फलकों के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे प्राय ए से दर्शाया जाता है। कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों के बैंड को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। श्वेत प्रकाश के जो 7 रंगों की पट्टी है उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो जैसा कि न्यूटन ने बताया कि सूर्य का जो प्रकाश हमें दिखाई देता है 7, वो एक्चुअल में 7 रंगों से बना है। तो जो 7 रंगों के बैंड या जो पट्टी है उस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस घटना का परिणाम है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इजी है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, या केवल जो है अपवर्तन शब्द भी आ सकता है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का क्या कारण है? उसका कारण भी जो है वायुमंडलीय अपवर्तन है।
अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने समय पहले दिखाई देने लगता है? 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। साफ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसका नीचे देखिए स्पष्टीकरण क्या दिया गया है कि हवा के महीन कण कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले आकाश को लाल प्रकाश की तुलना में अधिक दृढ़ता से प्रकीर्णित करते हैं। यानी हवा में जो महीन कण होते हैं तो कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले आकाश को लाल प्रकाश की तुलना में अधिक प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है उसके कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कोलाइडी विलयन या महीन धूल के कणों से गुजरने पर प्रकाश मार्ग का दिखाई देना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। उसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। खतरे के संकेत का प्रकाश हमें लाल रंग का ही क्यों होता है? हमेशा ही। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिससे दूर से भी दिखाई देता है। आई बात समझ में? यानी कि हर जगह आपको लाल रंग क्यों दिखाई देता है? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिससे दूर से भी दिखता है, और दूर से ही जो है लाल रंग को जो है जब बता दिया जाता है खतरे के निशान के रूप में। कई बार आपने देखा होगा ट्रेन का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसके पहले ही जो है कोई अगर देख लेता है कि पटरी टूटी हुई तो वह जो है लाल कपड़ा ट्रेन के ड्राइवर को बताता है, या कोई ऐसी दुर्घटना होने वाली होती है तो वहां पर पहले ही जो है ऐसे दुर्घटना के स्पॉट में लाल रंग इसीलिए जो है लगा हुआ होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ये दूर से दिख जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। है ना आश्चर्य की बात? विज्ञान में बहुत आश्चर्य है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, नीले और कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का अधिकांश भाग प्रकीर्णित हो जाता है। यानी कि नीला और कम तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश है उसका अधिकतर भाग जो है प्रकीर्णित हो जाता है, और प्रकीर्णित होने के कारण जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग हमें लाल दिखाई देता है। दोपहर के समय सूर्य सफेद क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। दोपहर में सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, जिससे प्रकाश को कम वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण सभी रंग मिलकर सफेद दिखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्घ्य के किस घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है? चतुर्थ घात के। अब रेले का जो नियम है ये यहाँ दे रखा है, तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि विपरीत होती है। अगला प्रश्न, आंख का वह भाग जहां से दृक तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं और कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है उसे बोलते हैं अंध बिंदु, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट। अगला प्रश्न है, सिनेमा के पर्दे पर चित्रों का गतिशील दिखना आंख के किस गुण पर आधारित है? दृष्टि का स्थायित्व। दृष्टि के स्थायित्व के कारण जो सिनेमा के पर्दे के चित्र हैं वो गतिशील दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ स्पष्ट भी किया गया है नीचे कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब प्रकाश स्रोत हटने के बाद भी, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है जिसको आप देख रहे हो उसको हटा दें उसके लगभग भी 1/16 सेकंड तक मस्तिष्क में बना रहता है, जिसे दृष्टि स्थायित्व का कहते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि आप किसी चीज को देख रहे हैं तो तुरंत हट जाएगी, नहीं। आंख की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। उसे बोलते हैं समंजन क्षमता। अगला प्रश्न है, कार्निया के ठीक पीछे स्थित काले रंग के पेशीय डायफ्राम को क्या कहते हैं? परितारिका। कार्निया के ठीक पीछे जो काले रंग का पेशीय डायफ्राम होता है उसे परितारिका कहा जाता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। इसको नियंत्रित करता है पुतली के आकार, जो हमारी पुतलियां होती हैं उसके आकार को।
अगला प्रश्न देखिए, रात में देखने वाले जीव जैसे कि उल्लू की आंखों में किन कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है? शलाका कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। जिसकी क्या खास बात है? तो यहाँ उत्तर में बता रखा है नीचे कि शलाका, जिसे रोड कोशिकाएं भी कहते हैं, अत्यंत मंद प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, जबकि शंकु यानी कि कोण कोशिकाएं तीव्र प्रकाश और रंगों को पहचानती है। तो शलाका कोशिकाएं जो होती हैं वो मंद प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, इस कारण से उल्लू इतनी कम रोशनी में भी देख पाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग के प्रति मानव आंख सबसे अधिक संवेदनशील होती है? पीला और हरा। प्रकाश का जो है पीला और हरा रंग जो है उसके प्रति मानव की आंख सबसे अधिक संवेदनशील होती है। अब देखिए यहाँ नीचे क्या बताया गया है स्पष्टीकरण में कि मानव नेत्र लगभग 555 यानी कि 555 nm तरंग दैर्घ्य ये पीले और हरे रंग के प्रकाश के लिए सबसे सुग्राही होता है। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम कहते हैं, से पीड़ित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? लाल और हरे रंग में। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न, नेत्र के जलीय द्रव का मुख्य कार्य क्या है? तो आंख में दबाव बनाए रखना और कार्निया को पोषण देना। आंख में दबाव बनाए रखने का और कार्निया को पोषण देने का काम जो है नेत्र के जलीय द्रव का होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए हमारे चैनल पर आंख या मानव नेत्र नामक टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण और अच्छे से अच्छे प्रश्न का इस वीडियो में समावेश किया गया है, और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ें। निश्चित रूप से परीक्षा में इससे प्रश्न आने वाला है, और एक एक प्रश्न से ही बच्चा मेरिट क्रम में आगे बढ़ता चला जाता है और अपना सिलेक्शन पक्का करता चला जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले प्रश्न के इस स्पष्टीकरण में। देखो प्रश्न क्या है, यदि किसी व्यक्ति के चश्मे के लेंस की क्षमता -2.5D है तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष का आपको और दूर दृष्टि दोष का मैंने दोनों का अंतर बताया। अब पहले स्पष्टीकरण देखते हैं। ऋणात्मक क्षमता हमेशा अवतल लेंस की होती है, पहली बात तो ये याद रखें। ऋणात्मक क्षमता हमेशा किसकी होती है? अवतल लेंस की। क्योंकि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। अब निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। मैंने पहले ही बताया है, याद रखिए। अपोजिट होता है इसमें। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का तो दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। अगले प्रश्न को समझिए। हमारे पास दो आंखें होने का सबसे बड़ा लाभ निम्नलिखित में से क्या है? तो ए और बी दो राइट हैं। इससे वस्तुओं का त्रिविमीय प्रभाव मिलता है और इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र लगभग 180 डिग्री हो जाता है। एक आंख का दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री होता है। देखो बाब, एक आंख से हम कितना देख पाते हैं? 150 डिग्री देख पाते हैं, और दो आंखों से 180, ठीक है ना। जबकि दो आंखों का 300 होना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने गणित में पढ़ा हो तो जो सरल रेखा होती है उसका मान 180 डिग्री होता है। तो हमारी आंखें भी जो है पीछे का नहीं देख पाती, सामने का, और बिल्कुल आंखों के बराबर का हम कह सकते हैं लगभग। तो इसलिए आंखों के बराबर जब हम कोण बनाएंगे 180 डिग्री का, यानी सरल रेखा खींची जाएगी तो 180 डिग्री की खींचेगी। अगला प्रश्न है। प्रश्न अब समाप्त हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।